नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा महली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेएलएन कॉलेज चक्रधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। तो आइए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि सार्वजनिक वस्तु, जिसे हम लोग लोक वस्तु भी कहते हैं, वो क्या है। बेसिकली लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहता है कि सरकार जो भी वस्तुएं उपलब्ध कराती है वो सार्वजनिक वस्तु होती है। सार्वजनिक वस्तु का प्रावधान सरकार बजट की ओर से करती है और ये सभी लोगों के लिए होता है। चलिए हम लोग कुछ आधार लेते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स लेते हैं और इन मेन पॉइंट के अंतर्गत हम लोग सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं और फिर लास्ट में कंक्लूजन के तौर पर इन दोनों में हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अविभाज्यता के बारे में। अविभाज्यता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो लोक वस्तु यानी कि सार्वजनिक वस्तु जो होती है उसमें अविभाज्यता का गुण होता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। उस वस्तु का उत्पादन जितना होता है उतनी मात्रा सभी लोगों को उपलब्ध होती है। इसका मतलब है कि सार्वजनिक वस्तु का उपभोग करने के लिए आप किसी को मना नहीं कर सकते हो। अगर कोई सार्वजनिक वस्तु उपलब्ध है तो प्रत्येक व्यक्ति, समाज में जितने भी लोग हैं, समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति उसका उपभोग कर सकता है। उसमें किसी को आप मना नहीं कर सकते हो, भले ही उस वस्तु के लिए किसी ने भुगतान किया हो या ना किया हो, लेकिन उसे वो सारी सुविधाएं मिलती है जो भी सरकार देती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो सार्वजनिक वस्तु होती है, जो लोक वस्तु होती है, उसमें अविभाज्यता का गुण होता है। उससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसमें बाह्य लाभ का सृजन होता है। बाह्य लाभ का मतलब क्या है? जो दूसरे लोगों को भी प्राप्त होता है, वो बाह्य लाभ होता है। जैसे हम लोग यहाँ एक उदाहरण लेते हैं कि सरकार कर के माध्यम से या शुल्क के द्वारा या अलग अलग क्रियाओं के द्वारा जो भी आय प्राप्त करती है, फिर उसको सरकार हमारे ऊपर ही खर्च करती है, व्यय करती है। एक छोटा सा उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो सुरक्षा है, राष्ट्र की सुरक्षा है, सरकार ने हमें जो भी पुलिस फैसिलिटी दी है या आर्मी फैसिलिटी दी है, तो उस पर सरकार कहाँ से खर्च कर रही है? जो लोगों से सरकार आय प्राप्त कर रही है उसी को सरकार वहाँ पर खर्च कर रही है। लेकिन ये जो हमें सुरक्षा देती है, हमारे देश के नागरिकों को, सभी लोगों को ये जो सुरक्षा देती है, तो ये सुरक्षा का फायदा जो है इस देश के सभी नागरिकों को मिलता है। उन नागरिकों को भी मिलता है जिन्होंने टैक्स पे किया है और उस पैसे को सरकार खर्च कर रही है, या उन नागरिकों को भी मिलेगा जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया है, उन्हें भी मिलेगा। ऐसे तो नागरिक टैक्स पे करते ही हैं, हम लोग दूसरा वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग ये मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने पे किया है और कुछ लोगों ने पे नहीं किया है, लेकिन सरकार जो सुविधाएं दे रही है, जो सुरक्षा लोगों को दे रही है, वो देश के सभी लोगों को सुरक्षा मिल रहा है। तो इस प्रकार जो सार्वजनिक वस्तु होती है, तो सार्वजनिक वस्तु में बाह्यता का गुण पाया जाता है, स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, पूरा फैल जाता है। इसका लाभ, जो बाह्य लाभ है, वो चारों तरफ फैल जाता है और बहुत सारे लोग इस लाभ को ले सकते हैं, इसकी उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बदले में जो लोग उपयोगिता प्राप्त कर रहे हैं, समाज के लोग जो उपयोगिता प्राप्त कर रहे हैं, उसके बदले में कोई चार्जेस नहीं लगता है, कोई चार्जेस लोग पे नहीं करते हैं, कोई चार्जेस ले नहीं सकता है, क्योंकि जो भी सार्वजनिक वस्तुएं होती है उन वस्तुओं में संपत्ति का अधिकार काम नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है और अगर आपको इसका सुविधा चाहिए तो आप पे करिए, वैसा वो लोग नहीं बोल सकते हैं।
तो हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि जो भी सार्वजनिक वस्तु है, जो पब्लिक वस्तु है, तो पब्लिक वस्तु में क्या होता है, बाह्यताएं होती है। इसका लाभ जो होता है वो बाह्यताएं के रूप में होती है, बाहर के सभी लोगों को मिलता है, समाज के सब लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है और इसके लिए किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं किया जा सकता है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात वो और भी है, जैसे मैंने तभी पहली बात बताई थी अविभाज्यता के बारे में। तो उसमें ये होता है कि कोई एक व्यक्ति अगर उपभोग करता है किसी चीज को, तो दूसरा व्यक्ति का हिस्सा में किसी भी तरह की कमी नहीं होती है। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि सड़क सार्वजनिक वस्तु है। सड़क पर कोई व्यक्ति चल रहा है, उसका प्रयोग उसने किया, तो उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसी सड़क पर चलता है, तो दूसरा व्यक्ति को मिलने वाली उपयोगिता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो सभी लोगों में ये उपयोगिता जो है ये बराबर रूप से बंट जाती है। तो इस प्रकार हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सार्वजनिक वस्तु है या जो लोक वस्तु है, तो लोक वस्तु में अविभाज्यता का गुण पाया जाता है। हम लोग उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, सभी लोगों को मिलता है, सभी लोगों को बराबर मिलता है। कोई एक व्यक्ति के उपभोग करने से दूसरे व्यक्ति के हिस्से में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, वो सबको बराबर मिलता है। जितना उत्पादन होता है उतना सबको वो बराबर मिल जाता है। सब लोग, इस पूरे समाज के लोग इससे लाभान्वित होते हैं, पूरे समाज के लोगों को इसका लाभ मिलता है। तो ये हो गई हमारी सार्वजनिक वस्तु के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग देख रहे हैं कि निजी वस्तु जो क्या होता है। निजी वस्तु ये बाजार तंत्र के द्वारा संचालित होता है और निजी वस्तु में जो भी उपभोक्ता है उसको पे करना पड़ता है। आगे हम लोग और देखेंगे, वो पे करेगा तभी उसका वो उपभोग कर पाएगा। निजी वस्तु में विभाज्यता का गुण होता है, वो बांट बांट के तोड़ तोड़ के इंस्टॉलमेंट में जैसा वो दे सकता है, या एक व्यक्ति को मिलता है तो दूसरे व्यक्ति को वो मिलने में कमी हो सकता है। तो इस तरह से ये निजी व्यक्ति होता है, क्योंकि वो लिमिटेड रहेगा। कोई एक व्यक्ति अगर उसका उपभोग किया तो कोई दूसरे व्यक्ति को उसके उपभोग से वंचित रहना पड़ सकता है, और निजी व्यक्ति के लिए पे करना निजी वस्तु के लिए पे करना पड़ता है। निजी वस्तु जो रहती है उसमें लाभ जो होता है वो आंतरिक होता है। एक व्यक्ति जब खर्च करता है या किसी चीज का उपभोग करता है तो उसे खुद लाभ मिलता है, वो आंतरिक होता है, उसको लाभ प्राप्त होता है, उसके परिवार को लाभ प्राप्त होता है, किसी समाज को उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो ये चीज है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपना घर में कोई चीज, सपोज दैट कि वो कुआं ही खुदवाया तो उसका निजी वस्तु हुआ। अब वो कुआं खुदवाया तो उसको बेनिफिट उसको खुद हुआ और उसका फैमिली को हुआ, लेकिन अगर वो अगल बगल समाज के दूसरे लोगों को वो पानी नहीं दे रहा है तो इसका बेनिफिट खुद तक और उसके परिवार तक ही वो रहता है। तो निजी वस्तु से जो होता है, निजी वस्तु से आंतरिक लाभ मिलती है, और जबकि सार्वजनिक वस्तु से बाह्य लाभ मिलता है। सार्वजनिक वस्तु अविभाज्य होता है, उसे हम लोग बांट नहीं सकते हैं, लेकिन निजी वस्तु जो होती है वो विभाज्य होता है, उसे हम लोग बांट के हम लोग दे सकते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ एक उदाहरण ले सकते हैं रोटी का। रोटी को हम लोग निजी वस्तु के रूप में ले सकते हैं। तो एक परिवार में अगर रोटी बनता है तो ये परिवार खुद डिसाइड करता है कि कितनी रोटियां उस घर का कौन सदस्य लेगा, उन रोटियों का बंटवारा वो किस प्रकार से करेगा। तो यहाँ पर बंटवारा होता है और अधिमान तय होते हैं, प्रीफरेंस तय होता है कि किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है, किसको पहले देना है, किसको बाद में। तो ये सारी चीज़ें निजी वस्तुओं में होती है। तो हम लोग यहाँ पर दो मेन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया। एक है अविभाज्यता, सार्वजनिक वस्तु लोक वस्तु में अविभाज्यता का गुण होता है, जबकि निजी वस्तु में जो है वो विभाज्यता का गुण होता है। सार्वजनिक वस्तु में बाह्य लाभ सृजित होता है, समाज के दूसरे लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन निजी वस्तु में क्या होता है, व्यक्ति और उसके परिवार को ही लाभ मिलता है। आगे हम लोग और देखते हैं, वर्जन का सिद्धांत भी यहाँ पर अप्लाई होता है। तो वर्जन का सिद्धांत क्या है? वर्जन का सिद्धांत बताता है कि जो व्यक्ति पे करेगा वही उस वस्तु का उपभोग कर पाएगा, और जो पे नहीं करेगा उसको उपभोग से वंचित रहना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देती हूँ। अब देखिए, रोड किनारे में कहीं पर नल लगा हुआ है, सार्वजनिक वस्तु है। कोई भी व्यक्ति को पानी प्यास लगा है तो वो जाएगा, और वो जाने के बाद में पानी पी के वो आगे जा सकता है।
वो जितना पानी पिया, उसके पानी पीने से दूसरे व्यक्ति के पानी पीने के स्टॉक में कोई कमी नहीं हुई और उसको किसी भी तरह के पैसे यानी कि चार्जेस पे करने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन अब कोई व्यक्ति को अगर दूध पीने का मन है और वो जाता है ग्वाला के पास में, अब वो दूध लेने के लिए जाता है, तो जब तक वो दूध के लिए वो पैसे पे नहीं करेगा, कीमत का भुगतान नहीं करेगा, तब तक उसको दूध नहीं मिलेगा। तो यहाँ दूध जो है वो निजी वस्तु हो गई और उसमें अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। जो व्यक्ति पैसा देगा उसको दूध मिलेगा और जो व्यक्ति पैसा नहीं देगा उसको दूध पीने से वंचित रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में, लोक वस्तु के संदर्भ में अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता है, लेकिन निजी वस्तु के संदर्भ में अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। दैट मीन्स जो पे करेगा उसको वो वस्तु मिलेगी, उसकी उपयोगिता मिलेगी, और जो पे नहीं करेगा, जो भुगतान नहीं करेगा, उसको उसके उपभोग से या उसकी उपयोगिता से उसको वंचित रहना पड़ेगा। ये है एक चीज। नेक्स्ट, और ये दोनों में जो एक बड़ा अंतर है वो है प्रतिद्वंदिता का। सार्वजनिक वस्तु यानी कि लोक वस्तु के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता नहीं करनी पड़ती है, प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ती है, लेकिन निजी वस्तु के लिए जो है उसके लिए प्रतियोगिता करनी पड़ती है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति अगर उसका उपभोग करता है तो दूसरे व्यक्ति को उसके उपभोग से वंचित रहना पड़ता है। तो सार्वजनिक वस्तु, लोक वस्तु जो होती है वो प्रतिद्वंदिता रहित होती है, किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं करना पड़ता है। रोड है, सड़क है, पार्क है, लोग जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की उन्हें प्रतियोगिता नहीं होती है। लेकिन निजी वस्तु में जो होती है वहाँ पर उसे प्रतियोगिता करना पड़ता है, प्रतिद्वंदिता होती है, क्योंकि एक व्यक्ति इस्तेमाल करेगा तो दूसरे को उपभोग से वंचित रहना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन के पास जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि बाहर में पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, उसके लिए वो लोग किसी भी तरह का चार्जेस पे नहीं करते। लेकिन हम लोगों ने कहीं कोई खास रेस्टोरेंट या मॉल वगैरह में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर अगर बाहर में पार्किंग का जगह रखा हुआ तो वो एक निजी प्रॉपर्टी हो गई कि किसी व्यक्ति ने वहाँ पर पार्किंग के लिए जगह अलॉट करके रखी है और गाड़ी वहाँ पार्क करते हैं तो उसके बदले में वो चार्जेस लेता है। तो आप सोचिए कि जो कार पहले जाएगी वो वहाँ पर गाड़ी पार्क की और पार्क करने के लिए जो चार्जेस है उसने दिया। अब कोई दूसरी गाड़ी आ रही है तो दूसरी गाड़ी को तो पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलेगी जब तक कि पहली गाड़ी वहाँ से ना हट जाए। जब पहली गाड़ी का ऑनर आएगा और अपना कार को वहाँ से हटा देगा तो फिर दूसरा व्यक्ति आके उसी जगह में पार्क कर सकता है और फिर चार्जेस पे कर सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि निजी वस्तु के संदर्भ में क्या होता है कि प्रतिद्वंदिता होती है, प्रतिद्वंदिता करना पड़ता है। लोग अधिमान डिसाइड करते हैं कि मेरा क्या प्रीफरेंस है, क्या चॉइस है, उस आधार से उत्पादन होता है और उसी तरह से बाजार के माध्यम से वो उन्हें प्राप्त होती है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ मेन बेसिक्स के बारे में बात किए कि सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु में क्या अंतर है। जैसे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहले हम लोगों ने बात किया अविभाज्यता के बारे में, फिर दूसरा बात हुई जो लाभ होती है वो बाह्यताएं होती है सार्वजनिक वस्तु में और निजी वस्तु में आंतरिक होती है। सार्वजनिक वस्तु अविभाज्य होता है लेकिन निजी वस्तु जो होता है वो विभाज्य होता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि प्रतिद्वंदिता के बारे में देखा। सार्वजनिक वस्तु के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता नहीं करनी पड़ती है लेकिन निजी वस्तु के लिए जो है वो प्रतिद्वंदिता करनी पड़ती है। और एक बड़ा चीज हम लोगों ने यहाँ देखा कि सार्वजनिक वस्तु में अपवर्जन लागू नहीं होता है, वहाँ पैसा पे नहीं करना पड़ता है, चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है, सभी को उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन निजी वस्तु में अपवर्जन लागू होता है, वहाँ जो लोग उस चार्जेस को पे करेंगे, उस वस्तु के लिए भुगतान करेंगे, उन्हीं लोगों को वो सुविधा मिलेगी, उन्हीं लोगों को वो वस्तु मिलेगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुछ मेजर भाग देखे सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु के संदर्भ में हम लोगों ने कुछ मेजर भाग देखे। अब हम लोग इसे एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक घर है और उस घर में कुछ लोग स्वेच्छा से रह रहे हैं और उन्हें रहने के लिए कुछ सामान दी जा रही है। जैसे मान लीजिए उन्हें रोटी दिया जा रहा है वहाँ खाने के लिए और रूम को गर्म रखने के लिए उन्हें कुछ जलावन के लिए लकड़ियाँ दी जा रही है। तो ये दोनों प्रकार की वस्तु उस फैमिली मेंबर को दी गई। अब जब रोटियां दी गई तो कितनी रोटियां उस परिवार का कौन सदस्य खाएगा,
उस रोटी का बंटवारा वो लोग किस प्रकार से करेंगे, ये उनको डिसाइड करना है। तो आप निजी वस्तु में सोच सकते हो, क्योंकि वहाँ पर उनको विभाजन करना पड़ेगा, उसको बंटवारा डिसाइड करना पड़ेगा, प्रीफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जब उस रूम में जो जलावन के लिए लकड़ी दी गई है, उस लकड़ी के माध्यम से जो रूम गर्म होता है, तो उस रूम की जो गर्माहट है, वो गर्माहट सभी लोगों को बराबर मिलती है। वहाँ आप इंडिविजुअली आप नहीं बोल सकते कि फलना व्यक्ति को ज़्यादा गर्म लगा और फलना व्यक्ति को कम गर्म लगा, नहीं। जो भी वहाँ पर जो उष्मा का सृजन हुआ, जो भी रूम में गर्माहट हुई, वो परिवार के सभी सदस्य लोगों को बराबर गर्मी प्राप्त हुई। तो इस तरह से उसे हम लोग सार्वजनिक वस्तु के रूप में भी समझ सकते हैं। आगे हम लोग थोड़ी बहुत कुछ और अंतर के बारे में बात करते हैं सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु के संदर्भ में। जैसे हम लोगों ने देखा था कि निजी वस्तु में क्या होता है, अपना निजी लागत होता है, आपको पैसा पे करना पड़ेगा और निजी लाभ मिलेगा। लेकिन सार्वजनिक वस्तु में बाह्य लागत रहता है, यानी कि सरकार उसे खर्च करती है और उसका बेनिफिट जो है सभी लोगों को मिलता है। सार्वजनिक वस्तु के लिए बजट का प्रावधान रहता है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि निजी वस्तु में प्रतिद्वंदिता करनी पड़ती है, लेकिन सार्वजनिक वस्तु में किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता नहीं करनी पड़ती है। निजी वस्तु के संदर्भ में क्या होता है कि जब हम लोग पैसा का भुगतान करते हैं, उसी समय हमें उसका लाभ भी मिल जाता है। जिस वस्तु के लिए हम लोग पैसा पे किए, चार्जेस पे किए, उस वस्तु से बेनिफिट तुरंत मिल गया। लेकिन सार्वजनिक वस्तु के मामले में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जब टैक्स पे किए तो आपने वहाँ भुगतान किया, लेकिन बदली में सरकार कब आपको फैसिलिटी दे रही है, यहाँ पर टाइम गैप हो सकता है, तुरंत नहीं मिल सकता। और जैसे मैंने पहले भी बताया, ये जरूरी भी नहीं है कि जिन्होंने टैक्स पे किया है, जिन्होंने भुगतान किया है, सरकार के व्यय के द्वारा, सार्वजनिक व्यय के द्वारा उन्हीं लोगों को लाभ मिले, वो जरूरी भी नहीं है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो लोग पे करेगा बेनिफिट उसी को मिलेगा। पे करने वाला कोई और हो सकता है और उससे बेनिफिट लेने वाला कोई और हो सकता है। तो सार्वजनिक वस्तु के संदर्भ में भी ऐसा होता है कि पे करने वाले कुछ दूसरे लोग हो सकते हैं और सरकार जो भी व्यय करती है उस और जो भी सार्वजनिक वस्तु उपलब्ध कराती है, उससे लाभ पाने वाले कुछ दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि निजी वस्तु के संदर्भ में लाभ जो होता है वो स्पष्ट रहता है, आदमी श्योर रहता है कि हम चार्जेस पे किए हैं तो हमको प्रॉफिट मिलेगा, हमको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सार्वजनिक वस्तु के संदर्भ में लाभ जो है वो अस्पष्ट रहता है, क्लियर नहीं रहता है कि कब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जो आप अभी पे कर रहे हो, यानी कि टैक्स के रूप में दे रहे हो, उसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा, कितना मिलेगा, आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इसको आप श्योर नहीं कर सकते हो। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि निजी वस्तु के संदर्भ में क्या होता है कि भुगतान करने वाला और लाभ पाने वाला एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन सार्वजनिक वस्तु के संदर्भ में क्या होता है कि भुगतान करने वाला और लाभ पाने वाला दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सार्वजनिक वस्तु या लोक वस्तु और निजी वस्तु, इन दोनों में क्या अंतर है। सार्वजनिक वस्तु क्या है, इसका नेचर और इसका प्रकृति को जानने के लिए भी निजी वस्तु से ये किस प्रकार अलग है, इसको जानना जरूरी है। आज जब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु दोनों में क्या अंतर है, तो दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। एक सार्वजनिक वस्तु की जो प्रकृति है, जो नेचर है, इसके बारे में भी दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि एक्चुअली सार्वजनिक वस्तु क्या होती है और ये किस प्रकार की होती है और समाज में किस प्रकार ये अवेलेबल रहता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।